हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यदि आप यूपी एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो कमर कस लीजिए। और यह क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत वहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंडीशन थे उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फटाफट तैयार हो जाइए। जो लोग भी अभी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहे। यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी के अंतर्गत देखा जाए तो मैंने यहाँ पर हिस्ट्री और सिविक्स का डिस्कशन आपसे करूंगा। बीपीएससी टीआरई 4 9 10th में भी ये दोनों सब्जेक्ट आपको वर्क में आएंगे, काम में आएंगे। और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सॉरी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीजीटी के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो लोग भी हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए बिना किसी समय को गंवाए हम सीधे बात करते हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था थी उसके संबंध में। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल के बारे में पिछली क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया है कि 1000 से 600 बिफोर क्राइस्ट उत्तर वैदिक काल था। और ऋग वैदिक काल के बाद, ऋग वैदिक काल को हम वैदिक काल से जोड़ लेते हैं, ऋग वैदिक काल के बाद जो समय शुरू हुआ उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल के जो साहित्यिक स्रोत थे पिछली क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद इसके साहित्यिक स्रोत के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उसको पढ़कर समझकर हम उस कालखंड के बारे में ऐतिहासिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके अंतर्गत देखा जाए तो विशेषतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अंतर्गत यदि देखा जाए तो ये जो उत्तर वैदिक काल का जो ये मतलब इन वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। और इस दौरान हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन आए, आर्थिक परिवर्तन आए, शासन व्यवस्था से संबंधित परिवर्तन आए। और देखा जाए तो एक तरह से जनपद महाजनपद में और एक तरह से वो राष्ट्र में धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले गए। राइट। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो एक तरह से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ इस कालखंड में देखा जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्रीय राज्य का क्या हुआ, क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ, बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य आए। और कबीले पर ये जो क्षेत्रीय राज्य थे वो किस पर शासन करने लगे, तो इनका जो शासन केंद्र था वो जो छोटे छोटे पहले कबीले हुए थे हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, उन कबीले पर क्षेत्रीय राज्यों का शासन हो गया। राइट। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि एक सिद्धांत यहाँ पर पैदा हुआ जिसे हम लोग कहते हैं राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब राज्य के दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि अब राजा जो था वो एक व्यक्ति नहीं था। राजा जो है गॉड का ही स्वरूप था, या कुछ मामलों में कहें तो ईश्वर का प्रतिनिधि था। यानी अब राजा के महत्व को काफी यहाँ पर क्या किया गया, राजा के महत्व को काफी बढ़ा दिया गया। यानी राजा के महत्व को यहाँ पर काफी बढ़ा दिया गया और ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में यह माना जाने लगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है ऐतिहासिक दृष्टि से कि उत्तर वैदिक काल में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राइट। इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है। राइट। तो ये बात आ सकता है कि दैवी उत्पत्ति का जो ये सिद्धांत है, ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ पर उल्लिखित है। तो ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत, इसको याद रखेंगे, ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। और इस विचार को राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में हम लोग देखते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर जो समाज था, जैसे हम यदि सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ेंगे तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो समाज था
वो जनतंत्रात्मक था। क्या था? जनतंत्रात्मक था। और वहां व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन यहां पर जब बात करेंगे उत्तर वैदिक में, तो उत्तर वैदिक आते आते जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक हो गई। क्या? राजतंत्रात्मक हो गई, क्योंकि राज्य का उदय हो गया। और जब यहाँ की शासन व्यवस्था राज्यतंत्रात्मक हो गई, तो राजा का पद जो है वो क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। यानी राजा यहाँ पर हेरिडेटरी बेस्ड हो गया, उसका पद वंशानुगत हो गया। अब चूंकि क्या था कि टाइम टू टाइम देखा जाए तो इस पीरियड में स्टेट का साइज डे बाय डे क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था। जैसे मान लीजिए गांव बना, गांव से ऊपर गए जनपद बना, जनपद से ऊपर महाजनपद बना, अब राज्य बना, फिर राष्ट्र की कल्पना होने लगी। उस समय राज्य को ही राष्ट्र माना जाता था। जो राज्य था वही क्या था? उसको राष्ट्र माना जाता था, और राष्ट्र अपने आप में एक बृहद संरचना थी। तो इसका देखा जाए कि जब राज्य का आकार बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे राजा का महत्व भी बढ़ने लगा। अब एक चर्चा हम लोगों ने किया था पिछली क्लास में कि ऋग वैदिक काल में सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां थी। प्रजापति की दो पुत्रियां थी, एक सभा और दूसरी समिति। राइट? सभा के बारे में, जैसे आज के दौर में जो लोकसभा है उसको सभा मान लीजिए, राज्यसभा को समिति मान लीजिए, आज के दौर के हिसाब से टैली किया जाए। तो उस दौरान सभा और समिति का बड़ा महत्व हुआ करता था। कब? ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सभा और समिति का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो गया? नीचे की तरफ हो गया। यहाँ ऊपर की तरफ था ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल आते आते सभा और समिति के जो प्रभुत्व थे उस धीरे धीरे कम आ गए, सॉरी कम होने लगे, उनका महत्व घटने लगा। कई जगहों पर तो ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बिल्कुल ये महत्वहीन हो गए। राइट? एक और बात था कि ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे तो स्त्रियों की स्थिति में इतनी गिरावट अभी नहीं आई थी। राइट? ऋग वैदिक काल में इतनी गिरावट नहीं थी। गिरावट तो थी स्त्रियों की स्थिति में, लेकिन इतनी गिरावट नहीं थी। लेकिन उसके बाद यदि हम डिस्कशन करें उत्तर वैदिक काल में, तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। तो पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि स्त्रियों का जो सोशल कंडीशन था, जो पॉलिटिकल कंडीशन था, जो समाज में उनका स्थिति था, गिरावट तो आई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों का प्रवेश सभा में क्या हो गया? वर्जित हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको याद रखेंगे। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब राजनीतिक व्यवस्था के विकास को थोड़ा सा और विस्तार से हम देखेंगे, क्योंकि देखिए कबीला जब होता था, जब प्राचीन काल में हम कबीला की बात करते थे, तो हर कबीले का एक नेता हुआ करता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आए तो अब राजा जो है वह नेता यहाँ पर जो था वो राजा का रूप धारण कर लिया है। और राजा यहाँ पर मात्र नेता नहीं है, क्योंकि राजा को धार्मिक महत्ता प्राप्त थी, उसे बहुत ज्यादा शक्तियां मिल गई थी, उसे ईश्वरीय अधिकार प्राप्त हो गए थे। और इस तरीके से राजा जो है वह ईश्वर का अब क्या हो गया? ईश्वर का प्रतिनिधि हो गया था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हो गया था। तो उसका महत्व काफी बढ़ गया था। अब जब राजा को नियुक्त हम करते थे, ध्यान देना, अब कोई राजा जब बनता था तो उसको देखा जाए तो ये राजा को जो मान्यता था वो धर्म देता था, और धार्मिक मान्यता राजा को प्राप्त थी, तो धार्मिक अनुष्ठान होता था। तो इस राजा को नियुक्त करने के लिए एक यज्ञ होता था। ये प्रश्न बनता है कि राजा को नियुक्ति के लिए या राज सत्ता देने के लिए, राज मुकुट देते समय, राज्याभिषेक करते समय कौन सा यज्ञ होता था? तो इसे हम कहेंगे राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान है कि नहीं? तो इस धार्मिक अनुष्ठान द्वारा राजा को पद दिया जाता था, इसलिए धार्मिक महत्व भी था राजा का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका विस्तृत वर्णन यदि इस पूरे घटनाक्रम को हम कहें, तो ये जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि राजा को राजसूय यज्ञ जो होता था, ये राजसूय यज्ञ का वर्णन कहाँ है?
तो याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण में इस बारे में पूरा विस्तार से डिस्कशन किया गया है। आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो इसको और समझ लेंगे। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा जाता था। अब राज्य के जो उच्च पदाधिकारी थे, ध्यान देना, एक प्रश्न आता है, रत्नी कौन था या रत्नी किसे कहते हैं? तो यजुर्वेद में इस बारे में डिस्कस किया गया है कि रत्नी कौन थे। तो यजुर्वेद में रत्नी को राज्य का राज्य का उच्च पदाधिकारी को क्या कहा गया है? राज्य के उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा गया है। ये बात यहां पर डिस्कस किया गया है, इसको आप समझ लेंगे, राइट। अब इसके बहुत सारे विभाग उस समय बने थे। अलग अलग विभागों के अलग अलग पदाधिकारी होते थे, सेनानी होते थे, सेनापति होते थे, अलग अलग विभाग होते थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि ऋग वैदिक काल में, थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा कर दें, आगे उस पर भी हम विस्तार देंगे। ऋग वैदिक समाज की जब चर्चा करते थे तो वहां पर हमने एक बात किया था कि उस समय एक कर लिया जाता था जिसे हम बलि कहते थे, राइट। तो ऋग वैदिक काल में बलि जो है वो स्वैच्छिक था कि आपके पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, तो आप बलि दे रहे हैं। रिसोर्सेस नहीं है तो बलि आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आते आते, ध्यान देंगे, उत्तर वैदिक काल में बलि को क्या कर दिया गया? बलि अनिवार्य हो गया। अब हर व्यक्ति को बलि देना है, कर देना उसके लिए उसकी अनिवार्य हो गई। अब राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? एक ध्यान देना, यजुर्वेद में राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को रत्नी कहा गया है। तो ये राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता होगा? तो राजा ही तो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्री विभाग से संबंधित होते थे। शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के सर्वोच्च पदाधिकारी? राजा हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के रत्नी का उल्लेख है? यह भी प्रश्न पूछता है, ध्यान देना, कि शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के रत्नी का उल्लेख है? 12 प्रकार के रत्नी का उल्लेख है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है कि शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के रत्नी का उल्लेख है। सबसे पहले रत्नी के बारे में कहाँ डिस्कस हुआ? यजुर्वेद में। रत्नी राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। विभिन्न विभाग के मंत्री जो अपने विभाग के प्रमुख होते थे उनको भी रत्नी हम कह सकते हैं। और शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों को के बारे में डिस्कस किया गया है। एक बात और है कि ब्राह्मण के बारे में, चूंकि यहां पर देखा जाए तो चूंकि धर्म का महत्व बढ़ गया था और धर्म का प्रतिनिधि था, जैसे राज्य का प्रतिनिधि राजा था, वैसे ही धर्म का प्रतिनिधि कौन होता था? ब्राह्मण होता था। और ब्राह्मण को किसी भी अपराध के मामले में मृत्यु दंड देने का प्रावधान नहीं था। यानी धर्म के प्रतिनिधि को मृत्युदंड, यानी ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। एक प्रश्न आता है कि ये बलि जो है, ध्यान देंगे, एक सवाल यहां पर ये पूछता है, एक सेकेंड, हाँ, ये एक प्रश्न यहां पर बनता है कि बलि कितना होता था? तो बलि का जो हिस्सा था वो 1/16वां भाग होता था, इसको याद रखेंगे। बलि का साइज पूछता है कि बलि जो है कितना तक दिया जाता था, तो बलि की मात्रा जो था वो 1/16 तक हुआ करता था, राइट। ये हमने डिस्कस कर दिया है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। गण संस्थाओं की भूमिका में कमी। ऋग्वैदिक काल की सभा और समिति अब भी थी लेकिन उसका प्रभाव कम हो गया। राजा के फैसले सर्वोपरि थे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या हो गई? कमजोर हो गई। और धीरे धीरे जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था क्या हो गई? राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई। अब देखिए, क्षेत्र के हिसाब से भी राजाओं के बारे में डिस्कस किया गया है, शासन व्यवस्था के बारे में। और ऐतरेक ब्राह्मण के अंतर्गत यदि हम बात करें तो करीब करीब 1 2 3 4 5 प्रकार के
क्षेत्रों का वर्णन किया गया है और उनसे संबंधित शासन और उपाधियों के बारे में डिस्कस किया गया है। पूर्व में शासन साम्राज्य कहा जाता था शासन को, और जो शासन करता था वो सम्राट कहलाता था। पश्चिम में स्वराज्य कहलाता था और वहां का शासक स्वराट कहलाता था। उत्तर में वैराज्य था और वहां का शासक विराट कहलाता था। दक्षिण को भोज्य कहते थे और वहां का शासक भोज था। मध्य देश को राज्य कहा जाता था और वहां के शासक राजा था। तो चारों दिशाओं में को विजित जो करता था, यानी कोई ऐसा राजा, ध्यान देंगे, कोई ऐसा राजा जो चारों दिशाओं को विजित कर लेता था, उसे हम क्या कहते थे? एक राट कहते थे। याद रखेंगे, एक राट, ऐसा राजा जो चारों दिशाओं को विजित कर ले, उसे हम एक राट कहते थे। राइट। तो ये बात बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हम कुछ मामलों में पदाधिकारियों के बारे में भी अब आप चाहेंगे तो थोड़ा सा जान लेंगे, मैं ओरल ही बता दे रहा हूं। जैसे सेनानी, सेनानी का जो अधिकारी होता था वो सेनापति होता था। सूत, राजा का जो सारथी होता था उसे सूत कहा जाता था। इसलिए महाभारत में बार बार देखे होंगे, कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। सूत पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण। सूत पुत्र इसलिए कहा जाता था कि उसका जो पालन पोषण जिन्होंने किया, कर्ण का, वो क्या थे? वो सारथी थे। इसलिए उनको, राजा का सारथी हुआ करते थे, इसलिए उनको सूत पुत्र कहा जाता था। ग्रामणी गांव का मुखिया होता था। ये याद रखेंगे, ग्रामणी कौन होता था? गांव का मुखिया। भाग दूध कौन होता था? कर संग्रह करता, यानी जो टैक्स वसूलने का काम करता था उसे भाग दूध कहते हैं। संग्रहिता, जो कोषाध्यक्ष होता था, कोष का मालिक होता था, वो संग्रहिता होता था। अच्छा वाप जो है, पासे के खेल में राजा का जो सहयोगी होता था उसे अच्छा वाप कहते थे। छत्ता प्रतिहारी को कहते थे। सेनापति प्रतिहारी को। गोभी कर्तन का जो मालिक होता था, जंगल विभाग का, वो प्रधान होता था। गोभी कर्ता जो था उसे जंगल विभाग का मालिक को गोभी कर्ता कहते थे। पालागल जो है विदूषक, जो है एक तरह से देखा जाए तो पालागल कौन होता था? तो पालागल का जो है विभाग, एक तरह से देखा जाए तो सेनापति। उसके बाद पालागल विदूषक। महिषी, मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था। पुरोहित, जो धार्मिक कार्य करते थे उसको पुरोहित कहा जाता था। युवराज को राजकुमार कहते थे। राइट। तो इस तरीके से ये डिवाइड किया गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और क्या इसके अंतर्गत बातें की जा सकती हैं। जहां भी वीडियो स्लो हो थोड़ा सा आप फास्ट करके उसको देख लेंगे। अब देखिए, जनपद और राज्यों के निर्माण के बारे में डिस्कस किया गया है कि इस दौरान छोटे छोटे जन अब अस्थाई जनपदों में बदल गए। जनपद मुख्य रूप से आगे चलकर महाजनपद में बदल गए। कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, मगध, विदेह, ये सब उस समय के महाजनपद हुआ करते थे। शासन अधिक संगठित था और शासन क्षेत्रीय हो गया था। तो ये बातें हम पिछली क्लास में भी, अभी ऊपर हम थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक। टैक्सेशन के बारे में, तो राजा जो कर लेता था उसको हम बलि कहते थे। और बलि जो है, यज्ञ और धार्मिक आयोजनों के लिए धान्य, पशु, सोना आदि टैक्स के रूप में लिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा और धर्म की रक्षा करना होता था। तो इस तरीके से बात की गई। और उत्तर वैदिक काल में जो बलि कर लिया जाता था, ये ध्यान रखेंगे बस यहाँ पर, कि इस समय यह कर अनिवार्य हो गया और उसका हिस्सा था 1/16 पार्ट कर के रूप में लिया जाता था। आगे देखेंगे आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप। यहाँ पर देखिए, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो पूर्ण रूप से एक शहरी व्यवस्था के अंतर्गत उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन जब बाद में हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे व्यवस्था क्या हो गई? कृषि हो गई। कृषि। ऋग वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेद में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या? ऋग्वेद का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आते आते पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी होने लगा और संगठित तरीके से कृषि का कार्य होने लगा, अनाज का उत्पादन होने लगा। और चूंकि इस समय हमने पिछली क्लास में उत्तर वैदिक काल में बताया कि लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलने लगे हैं,
तो लोहे के प्रयोग से कृषि के औजार भी बनने लगे और कृषि के औजार बनने से खेती का काम और ज्यादा आसान हो गया। कृषि विस्तार के बारे में बात करें तो ये उपकरण जो है कृषि उपकरण के रूप में इन चीजों को आप देख सकते हैं। पैदावार, ये गेहूं और जौ जैसे फसलों का उत्पादन होने लगा। और कृषि के कारण, चूंकि कृषि तो अलग अलग नहीं करेंगे, कहीं ना रहना पड़ेगा, तो यहाँ पर लोगों का जो निवास था वो निवास क्या हो गया, अस्थायी हो गया। कृषि के कारण एक ही जगह पर लोग अस्थायी निवास करके कृषि करने लगे। हाँ, एक साथ ही यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण बात की जाती है कि अच्छा, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कई बार पूछा गया है कि अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह उपकरण जैसे लोहे की कुल्हाड़ी वगैरह के रूप में आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। राइट। अतरंजी खेड़ा में, अतरंजी खेड़ा में, है ना, ये प्राप्त हुए हैं आपको। ये लोहे के उपकरणों के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। ध्यान देंगे, यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। एक प्रश्न बनता है कि लोहे के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो श्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। और श्याम शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो यजुर्वेद में किया गया है। तो इस दौरान जो है जुताई, कटाई, बुनाई, ये सारे कार्य होते थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान के लोग, यानी कि उत्तर वैदिक काल के लोग समुद्र से परिचित थे। और समुद्र से परिचित होने का मतलब है समुद्र का ज्ञान हो चुका था। तो इसका मतलब इस दौरान व्यापार भी होता था और कई जगह से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट। ये बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। दूसरी चीज फटाफट हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ठीक, शिल्प उद्योग आदि का विकास हो चुका था, बढ़ईगिरी वगैरह, लोहे और कांसे का उपयोग इस समय बढ़ गया था। तो ये तो बहुत नॉर्मल बात है। ठीक, वर्ण व्यवस्था और समाज में श्रम का विभाजन वर्ण के आधार पर किया गया था। पिछली क्लास में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो है कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो सेंट्रलाइज थी। राजतंत्र प्रारंभ हो चुका था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। राजा कबीले पर शासन करने का काम करता था। कृषि आदि व्यवस्थाएं यहाँ हो गई थी, व्यापार हो रहे थे। हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट वगैरह की व्यवस्था हो गई थी, समुद्र से परिचित थे। और समुद्र पार व्यापार के भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। अब कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। यदि यूपी राजकीय इंटर कॉलेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस की भी तैयारी करनी होगी। तो मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां तीन चार क्वेश्चन हमने दे दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियां कैसे बढ़ी, विस्तार से समझाइए। सभा और समिति का उत्तर वैदिक काल में क्या महत्व था, इसे समझाइए। उत्तर वैदिक काल में कृषि व्यवस्था का क्या स्वरूप था, इसको समझाइए। वर्ण व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में आपको बताना हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेक्चर से रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।